नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी और आज हमारे साथ हैं यशवंत सिंह। यशवंत सिंह के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कुछ बताने की जरूरत नहीं कि वो कौन है, क्या है। अ, अ, मैं अपने दर्शकों से क्षमा चाहता हूं कि कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण ये थोड़ा सा इस कार्यक्रम में हमें विलंब हुआ, लेकिन आप जानते ही हैं कि क्या क्या चीजें होती रहती हैं आज के दौर में। तकनीक ने हमें करीब ला दिया है तो दूर भी कर दिया है, और कुछ तकनीकी बाधाएं होती है, बिजली कनेक्टिविटी वगैरह, इसके लिए आप हमें क्षमा करें। यशवंत सिंह के परिचय के बारे में क्या बताएं। यशवंत सिंह अमर उजाला, दैनिक जागरण, आई नेक्स्ट आदि अखबारों में काम कर चुके हैं। ट्रेनी से लेकर संपादक का सफर उन्होंने तय किया है, और 10 साल पहले मीडिया की खबरों पर केंद्रित पोर्टल भड़ास फॉर मीडिया उन्होंने शुरू किया था। उनकी किताब जाने मन जेल बहुत ही चर्चित रही है। पत्रकारिता में घुसे व्यापारियों, दल्लों और फ्रॉडियों के खिलाफ वे लगातार अभियान चलाते रहे हैं। बड़े बड़े मीडिया संस्थान उनके खिलाफ है, और उनके मीडिया संस्थानों में यशवंत सिंह के भड़ास फॉर मीडिया को बैन कर दिया गया है। यशवंत जी, आपका स्वागत है हमारे इस वर्चुअल स्टूडियो में। आपसे रूबरू होने में बहुत खुशी हो रही है। और 10 साल हो गए हैं भड़ास को शुरू किए। इन 10 सालों में बड़े बड़े कारपोरेट हाउस भी मीडिया में आ गए हैं, उनका एक अधिकार हो गया है। आप जानते ही हैं कि किस तरह से मीडिया बदला है। तो भड़ास किस तरह बदला है 10 साल में? प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आपको सबसे पहले नमस्कार। और मैं आपको बहुत दिनों से कहता हूं, मानता हूं कि आप चिर युवा पत्रकार हैं। आपकी पत्रकारिता की यात्रा और आपके अंदर नया कुछ करने की जो ललक है, नई चीज़ों को सीखने की ललक है, नए के साथ बहने की जो ललक है, वो अद्भुत है। और आपने जाने किन बड़े नामी संपादकों के साथ काम किया, और आज फिर डिजिटल जर्नलिज्म के दौर में भी आप कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। ये अद्भुत चीज़ है। और इस आपकी आपसे मैं कितना सीखता हूँ, इंस्पायर होता हूँ, ये मैं जानता हूँ। इसलिए मैं इंदौर जब भी आता हूँ, सबसे पहले मैं आपको फ़ोन करता हूँ, भले आप इंदौर में हो या ना हो। तो पहले तो मैं जी, बधाई देना चाहता हूँ आपको इस शो के आयोजन के लिए, और डिजिटल जर्नलिज्म को हथियार बना के बेबाक तरीके से अपनी बात रखने के लिए। मैं आपके प्लेटफॉर्म पे गाहे बगाहे आता रहता हूँ, और तमाम पत्रकारों के इंटरव्यूज भी देखे हैं मैंने। तो सबसे पहले मैं आपको वाकई दिल से आभार कहूँगा कि आप नए के साथ हमेशा नयापन लिए रहते हैं, और चिर युवा पत्रकार हैं आप। और ईश्वर आपको ऐसे ही धन्यवाद। युवा ज्यादा रखे, नवासी। और नए नए के साथ आप आगे बढ़ते रहें। आप सवाल फिर से दोहराएं, चूंकि मैं भड़ास की शुरुआत किए 10 साल हो गए। 10 साल में मीडिया बहुत बदल चुका है। भड़ास इन 10 सालों में कैसे बदला है? देखिए सर, 10 साल नहीं, 14 साल लगभग हो चुके। और जी। मुझे लगता है कि पहले भड़ास जो काम अकेले करता था, वो अब सोशल मीडिया के मुख्य धारा में आ जाने से, सोशल मीडिया के ही मेन स्ट्रीम बन जाने से अब थोड़ी सी आसानी हम लोगों को हो गई है। और अब भड़ास को खबरों को खोजना नहीं पड़ता है। हम सोशल मीडिया पे 1 घंटे खंगाल लेते हैं तो हमको मीडिया की बहुत सारी खबरें मिल जाती हैं। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा बदलाव ये हुआ है कि उस समय जो मीडिया के संपादक मालिक थे, अपने खिलाफ छवि खबरों से जो गुस्सा करते थे, जो उनके अंदर ऐंठन और अहंकार आता था कि मेरे खिलाफ छापने वाला कौन है, उनको लगता था कि उनके खिलाफ छापने वाला पक्का कोई बड़ा अपराधी है या उसने अपराध कर दिया है। तो आज के दौर में आप किसी संपादक मालिक के खिलाफ कुछ भी लिखिए, वो ज़्यादा बहुत लोड नहीं लेते हैं, और उन्हें लगता है कि हाँ, सबको लिखने पढ़ने का अधिकार है। ये बदलाव हुआ है 10 सालों में, कि पहले जिन भड़ास की खबरों से मीडिया हाउसेज गुस्सा हो जाते थे, मुकदमा कर देते थे, धमकियां देते थे, आज भड़ास में खबरें छपती हैं तो उसका संज्ञान लेके उसे दुरुस्त किया जाता है, उसको ठीक किया जाता है। ऐसी स्थिति ना आ पाए जिससे कि चीज़ें पब्लिक डोमेन में खराब हो, ब्रांड नेम खराब हो। इसलिए ज़्यादातर मीडिया हाउस कोशिश करते हैं कि भड़ास की आलोचनाओं को सही तरीके से लें। हालांकि अब भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुकदमे, लीगल नोटिस और थाने पुलिस की धमकी देते रहते हैं। पर मैं कहूँगा कि टेक्नोलॉजी ने, सोशल मीडिया ने और इंटरनेट डिजिटल जर्नलिज्म ने डेमोक्रेटाइज किया है मीडिया के स्पेस को। तो मुकदमे तो अभी भी आप पे बहुत सारे चल रहे हैं, और आए दिन नोटिस तो मिलते ही रहते हैं आपको। आपकी डाक में ये एक अनिवार्य तत्व होता है नोटिस का। बिल्कुल।
और हम लोगों ने पत्रकारिता की पढ़ाई और काम के दौरान ये सीखा है कि अगर आप जर्नलिज्म कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, एडिटर हैं, रिपोर्टर हैं, तो अगर आपकी खबरों पे नोटिस नहीं आ रही है, इसका मतलब आपकी खबरों का इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। और जाहिर जी सी बात जी है, जिसकी जिसकी आप आलोचना, जिसके खुलासे, जिसके घोटाले लिखेंगे, तो वो तो तिलमिलाएगा ही। और उसको भी इस जी डेमोक्रेसी में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अपने अपनी गुस्सा, अपनी भड़ास को निकालने का अधिकार है, तो वो लीगल नोटिस तरीके दे के निकालता है, ज़्यादा अच्छा है। वो सीधे मर्डर हाँ। नहीं कर देता है, नोटिस भेजता है, मतलब उसको हम कहेंगे कि मतलब अच्छा आदमी है। मुझे भी जिंदगी में ब्यूरो चीफ और एडिटर के रूप में बहुत सारे नोटिस मिलते रहे हैं, और आमतौर पर मैंने रखा है कि बहुत जांच पड़ताल के बाद ही खबर को दिखाया जाए या छापा जाए। तो जितने भी नोटिस आते हैं मैं उनको फाड़ के सीधा रद्दी की टोकरी में डाल देता हूँ। और मैंने कहा अगर जेल जाना होगा तो हम जेल चले जाएंगे, लेकिन हमने अगर सही छापा है तो हम उस पर अड़े रहेंगे। हम अपने जो छापा है उससे हटेंगे नहीं। और मुझे इसका लाभ ये मिला कि लोग सोचने लगे कि अगर हमने कुछ छापा है तो सोच समझ कर छापा है, हम जेल जाने को तैयार है, मतलब हम इतने मुतमईन होते हैं। देखिए प्रकाश आपने भाई, जी एक आलोक मेहता की किताब है, उसमें उन्होंने लिखा है कि भाई मुकदमों मानहानि पे है, मैंने उसमें बहुत सारे बताए गए हैं। तो मानहानि के मुकदमों पे है कि भाई आप केवल कोर्ट में जाके माफी मांग लीजिए, मुकदमा खत्म हो जाता है। उनकी सलाह ये है उस किताब में। जी, ये वही जाने। देखिए, हम आजकल बहुत सारे संपादक हैं, बहुत से पत्रकार हैं। किसी को राज्यसभा में जाना है, जिसको प्रेस आयोग या प्रेस काउंसिल में जाना है, किसी बिल्कुल। को किसी चैनल का प्रमुख बनना है, किसी को मीडिया सलाहकार बनना है मुख्यमंत्री का। तो ऐसी कोई तमन्ना आपके दिल में नहीं आई कि मैं भी कहीं मीडिया सलाहकार बन जाऊं, कुछ करूं? सर कुछ लोग नींव के पत्थर होते हैं, और जी जो नींव के पत्थर होते हैं वो कभी शीर्ष पे, छत पे, या माने फ्रंट दीवार पे जो है जगमगाने की आकांक्षा नहीं रख सकता। तो मुझे हाँ लगता है कि भड़ास मीडिया का जो काम है और जो मेरा अपना पर्सनल जीवन है, जी वो दोनों दोनों एक अलग रास्ते पे जाते हैं। जी आपको बड़े पद को पाने के लिए अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड पब्लिक डोमिनियन में उसका एक अच्छा इमेज बिल्ड हो, आप जो हैं जो उसको न दिखाएं, आप एक अच्छा चेहरा ही दिखाएं, ये सब करना पड़ता है। लेकिन मैं हम्म, थोड़ा, जो मेरी अपनी समझ है, जो अपनी अपनी आंतरिक यात्रा है, जो मेरा एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव है जीवन के प्रति, मुझे लगता है कि इस ब्रह्मांडों, संसारों में जो है हम लोग कुछ पल के लिए आए हुए हैं, उसमें क्या नाटक करना, और जो लोग पद पा गए हैं उनका भी हश्र क्या होता है, और वो जी भी चले ही जाते हैं, धरती से कुछ लेके नहीं जाते हैं। हाँ तो हाँ। तो एक एक बेरुखी है उसके प्रति, एक माने कहें आप, बहुत उसके प्रति कोई मोह नहीं, कोई लालच, प्रलोभन नहीं दिखता है उसमें कि वो हो भी जाएंगे तो क्या होगा, इस तरह की फील रहती है। अ, आपने एक किताब लिखी है जाने मन जेल, जी और जेल को लेकर जितने जेल यात्री होते हैं बड़े नकारात्मक होते हैं, बहुत ऐसी बातें लिखते हैं। अभी वो किताब आपकी ऑनलाइन भी उपलब्ध है। अ, ये किताब जो आपने लिखी, और एक व्यक्तिगत मामले को लेकर आपको जेल जाना पड़ा, कोई मीडिया को लेकर ये अभियान नहीं था, लेकिन आपने 2 महीने से ज्यादा समय जेल में बिताया, और जेल में जो बातें आपने सीखी, आपने ये भी लिखा उस किताब में कि जेल को आप जेल ना समझें, ये एक तरह का सुधार गृह है। बड़ी पॉजिटिव बातें आपने लिखी है। तो ये पॉजिटिविटी आप कहाँ से लाए, जबकि कई लोग आप पर इल्जाम लगाते हैं कि आप दारू पी के खबरें लिखते हैं, एक बोतल में बिक जाते हैं। ऐसा भी कहने वाले लोगों की बहुत संख्या है जो आपके बारे में इस तरह की कमेंट करते हैं। और एक और बात कहना चाहता हूँ इस सब के बीच, हमारे एक दर्शक है, कल जब हमने अनाउंसमेंट किया कि हम भड़ास वाले यशवंत सिंह से बात करेंगे, तो हमारे एक मित्र का फोन आया, बोले यशवंत सिंह के जितने भक्त हैं उससे 10 गुना उनके छुपे हुए भक्त, गुप्त भक्त हैं उनके, जो बड़े बड़े संस्थानों में काम करते हैं, लेकिन वो ये बात उजागर नहीं करते, ना सोशल मीडिया पे लिखते हैं कि भड़ास ने बहुत अच्छा काम किया है। तो अब तक तो मैंने गुप्त ज्ञान ही सीखा था या गुप्त रोग सुना था, लेकिन गुप्त भक्त भी आपके बहुत सारे हैं। तो उन सारे भक्तों में से और गुप्त भक्तों ने बहुत सारे कमेंट लिखना शुरू किए हैं। पहले हम अपनी बातचीत कर लेते हैं कुछ, उसके बाद हम उनके सवाल भी लेंगे। तो ये आरोप जब लगते हैं तो आपको क्या लगता है, और ये पॉजिटिविटी आप कहां से लाए? खुले भक्त मोदी जी के होते हैं, गुप्त भक्त यशवंत सिंह के होते हैं, आज ये समझ में आया। जी दूसरी बात दूसरी बात जो है कि मुझ पे जो मुकदमा हुआ था, जो जेल गया था, वो व्यक्तिगत नहीं था। वो हाँ उसकी शुरुआत में कहीं ना कहीं भड़ास का शुरू होना भी था। वो एक झगड़ा था हमारा जो बहुत ही मीडिया जी के करियर के दौरान ही शुरू हुआ था, और उसकी परिणति थी। हाँ और उस मौके
उसमें पूरे पुलिस मतलब स्टेट यूपी स्टेट की सरकार को इन्वॉल्व किया गया, पुलिस को इन्वॉल्व किया गया टॉप लेवल पे, और उसके बाद फिर सारे मीडिया हाउस एकजुट होके दनादन मुंबई में दैनिक जागरण की तरफ से बड़े बड़े बैनर हेडिंग जो है पहले पन्ने पे 8-8 कॉलम की खबरें, जैसे कोई दुर्दांत आतंकवादी पकड़ा गया हो। तो एक उस समय एक ऐसी कोशिश थी मीडिया वालों की, कि मीडिया हाउसों की, कि ये एक मौका है जहां पे हम लोग इसको सबक सिखा के क्रश कर सकते हैं, फिर ये ताकि माने ये जो सब लिखना पढ़ना करता है अंडबंड सबके खिलाफ वो न लिखे। तो वो एक मतलब बड़ी सुनियोजित साजिश थी। हम लोग जब जाते थे कोर्ट में मुकदमे जमानत के लिए, पता चला कि 2 नए मुकदमे हो गए हैं और एक से एक फाइलें चली आ रही है मुकदमे। तो हम लोग मतलब मैं मान चुका था कि मुझे लगता है कि अब लंबी यात्रा है, बहुत आराम से निकलना मुश्किल होगा। और जेल में जब जाना गया था तो मुझे शुरुआती कुछ दिन बड़े अच्छे लगे। तो मैंने कुछ कैदियों से कहा कि ये तो बड़ा अच्छा है यार, यहाँ पे मैंने आपके पास कोई जिम्मेदारी है नहीं, अनुशासन है जीवन में, खाना पीना टाइम से मिल जा रहा है, खेलने मिलने का पूरा मैदान है, टहलने का है, टाइम से सो जाइए, टाइम से जगा दिया जाता है, और क्या चाहिए जीवन में। हम ऐसा ही बनने की कोशिश करते हैं बाहर, लेकिन हम अराजक हो जाते हैं। तो उसने कहा कि नहीं, शुरू में आए हुए लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बाद में आपको कष्ट होगा। तो मैं प्रतिदिन नारा लगाता था उठ के कि जेल जीवन का 5वां दिन जिंदाबाद, 6वां दिन जिंदाबाद, 16वां दिन जिंदाबाद, 18वां। तो कहता था कि आप 30 तक जाते जाते गिनती भूल जाओगे नारा लगाना जो है। लेकिन मैं इसको रोज लगाता था, मैं 68 दिन तक नारा लगाता था। और जब मेरी रिहाई की बारी आई तो मुझे थोड़ा कष्ट भी हुआ कि मैं एक ऐसी सुपरिचित दुनिया से जा रहा हूँ जहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त हो चुके हैं। मुझे कई तरह की परेशानियां थी, एलर्जी थी, छींक आती थी, वो सब चीज़ें ठीक हो गई। मैंने लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें पढ़ी जो पढ़ना छूट गया था। मैंने योगा के बहुत सारे फॉर्मेट सीखे, श्री श्री रविशंकर से लेके और माता जी वाले के लोग आते थे। तो मैंने बहुत सारे करतब, मैंने योगा जो छूट गया था उसको मैंने सीखा। तो मुझे लगा कि यार ये तो बड़ी अद्भुत जगह है। और मैंने जो किताब में लिखा है पॉजिटिविटी जो है, उसके पीछे एक कारण है कि अगर जेल के बाहर आपका बहुत कुछ नष्ट नहीं हो रहा है, आप कोई साम्राज्य छोड़ के आए हो जो नष्ट हो रहा हो, आप कोई जो है आप माने आप अंदर जेल में आए हो, बीवी आपकी भाग जा रही हो, आपको बड़ा कोई झटका लग रहा हो, तो अगर बाहर की दुनिया से आप थोड़ा डिटैच हैं, आपका बहुत कुछ वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं है, और उस इन्वेस्टमेंट हो भी तो बहुत लगाव नहीं है, तो जेल के जीवन अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है जी। और जब आप जेल से छूटे तो जो आपके शुभ चिंतक थे उन्होंने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की, जो आपको वहां भिजवाना चाहते थे? उनको लगा होगा कि मैंने अब हो सकता है सुधर जाए, हो सकता है अभी सब भड़ास वड़ास करना बंद कर दे। क्योंकि हाँ, मैंने कहा ना कि जब भड़ास शुरू किया गया था तो उस समय जो स्वयंभू संपादक थे, जैसे मृणाल पांडे को ये खराब लगा कि हिंदुस्तान अखबार में छटनी की खबर क्यों छाप दी भड़ास पे, तो उन्होंने पूरा एचटी की तरफ से मुकदमा कर दिया 1.5 करोड़ की मानहानि का जो है। बाद में शशिशेखर जी आए, उनके भी शशिशेखर जी के भी स्टाइल को लेके, जिस तरह की उनका एक फ्यूडल मेंटलिटी है और अपने अधीनस्थों को जो है गुलाम समझते हैं, वैसे ट्रीट करते हैं, बदतमीजी करते हैं, वो सब बातें छपने लगी तो उनको भी गुस्सा था। उन्होंने भी दबा के खबरें छापी मेरे जेल जाने पे जो है कि देखो साहब ये तो ब्लैकमेलर है, ये है वो है। तो मेरा मानना है कि अगर मैं अकेले ही करता रहा हूँ भड़ास को, और मेरे अंदर कोई हिडन एजेंडा नहीं रहा है। आपने कहा कि आपको लोग कहते हैं एक बोतल दारू पे बिक जाने वाला, मैं कहता हूं कि हाँ, मैं दुनिया का सबसे सस्ते रेट पे बिकने वाला पत्रकार हूं। एक बोतल दारू पे ही तो बिकता हूं, मैं खंडन नहीं कर रहा हूं उसका जो है, मैं उसको स्वीकार कर रहा हूं। आपने प्रेम से एक समोसा खिला दिया और एक पैक दारू पिला दिया और आपसे दिल मिल गया, तो हाँ मैं फिर आपके लिए आपको दोस्त मानता हूँ, आपके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप कह सकते हैं मैं बिक गया। एक विचित्र बात यह है कि आज की तारीख में जब बड़े बड़े ग्रुप, बड़े बड़े मीडिया हाउस ऑफिशियल तरीके से ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं और उनके संपादक ब्लैकमेलिंग के औजार बने हुए हैं, उनके संपादक, ग्रुप एडिटर और पता नहीं कौन कौन, वो ब्लैकमेलिंग के लिए जाते हैं, लेकिन वो अपने आप को ये साबित करना चाहते हैं कि देखिए हम तो बिल्कुल गंगा जल में नहाए हुए हैं, पवित्र लोग हैं। और एक पत्रकार अगर कहीं से एक फाउंटेन पेन भी ले ले कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो कहेंगे कि ये भ्रष्ट पत्रकार है, इसने पेन ले लिया या इसने एक गिफ्ट ले लिया। तो जो करोड़ों अरबों के घोटाले कर रहे हैं, और आप देख भी चुके हैं कई लोग पत्रकारिता में कहां कहां की तिहाड़ की यात्रा कर चुके हैं, कहां कहां की यात्रा कर चुके हैं और लंबे समय तक कर चुके हैं, लेकिन वो सब जो है गंगाजल की तरह पवित्र हैं, गंगोत्री से निकले हुए लोग हैं। लेकिन अगर उन मीडिया हाउस के खिलाफ, उन घोटालेबाजों के खिलाफ कोई खबर दिखाए तो वो भ्रष्ट है, ये अवधारणा बनाई जा रही है कि देखिए ये भ्रष्ट है। तो ये कारपोरेटाइजेशन के बाद अब पूरा मीडिया दो भागों में बंट चुका है। एक एक वर्ग है जो अंधभक्त है और दूसरा वर्ग है जो जिसे अभद्र शब्दों में लिब्रांडू कहा जाता है,
तो एक तरफ लिब्रांडू है, दूसरी तरफ अंधभक्त है। ऐसे में पत्रकारिता करने की चुनौतियां क्या है? सर मेरा मानना है कि आज के दौर में जर्नलिज्म वो लोग नहीं कर रहे हैं जिन्हें जर्नलिज्म करने का जिन्होंने खुद ठेका लिया हुआ है। अभी जी आपने देखा, अभी आप जिनका नाम नहीं ले रहे थे, मैं उनका नाम ले लेता हूं। दैनिक भास्कर ग्रुप पे छापा पड़ा, जी बहुत सारी एजेंसी ने छापा मारा, इसलिए हाँ कि वो अचानक उनके अंदर पत्रकारिता करने की तमन्ना जग गई थी और सच्ची पत्रकारिता करने लगे थे। लोग हाँ कहते हैं कि दैनिक जागरण बहुत आक्रामक तरीके से ब्लैकमेलिंग करता है, और इस बार उसने सीधे सीधे सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश की पत्रकारिता के हाँ नाम पे। और सरकार ने जब छापा मार दिया तो अंततः क्या हुआ? अगर आप सच्ची पत्रकारिता कर रहे थे, आपके अंदर जर्नलिज्म का कीड़ा था, तो आप झुकते नहीं, कंप्रोमाइज नहीं करते। आप जी जो है, हम बिक जाएंगे, लुट जाएंगे, जनता के साथ, जनता को साथ लेके लड़ेंगे। और देश ने साथ भी दिया, हम खुद भी उनके साथ में थे कि सरकार का ये छापेमारी गलत है एक मीडिया हाउस पे, और जो टाइमिंग है वो गलत है कि एक तरफ वो अपनी पत्रकारिता के जरिए सच को उजागर कर रहा है और आप छापा मार रहे हैं। लेकिन चूंकि आजकल टॉप लेवल पे बड़ा प्रकाश जी विभत्स तरीके से डील होती है, तो आप देखिए भास्कर का मूड बदल गया, फिर बदल गया, एकदम से वो भक्त हो गया है। और मैं इंदौर के एक प्रकरण में देख रहा था कि वो सांप्रदायिक तत्वों को प्रोवोकिंग न्यूज छाप रहा था उनके पक्ष में जो है। जी एक हमारे पाठक ने सवाल किया है, आपके बड़े प्रशंसक हैं कमलेश पारे, ये भी मीडिया संस्थानों में रहे हैं बड़े बड़े पदों पर। भास्कर पत्र समूह ने आपने जो स्टिंग किया था उस पर क्या किया था, वो जानना चाहते नहीं, मैंने कोई स्टिंग नहीं किया है आज तक किसी मीडिया हाउस पे, लेकिन हैं। जी बहुत सारे कोबरा पोस्ट वगैरह ने किए हैं स्टिंग जो है, हाँ और हाँ बहुत सारे मीडिया हाउसों का स्टिंग हुआ है, तो उनको हम पब्लिश करते रहे हैं, क्योंकि मीडिया पे जो कोई भी स्टिंग करता है तो उसे कहीं जगह नहीं मिलती है, तो लोग भड़ास हाँ के पास उसको देते हैं कि भाई भड़ास के जरिए ही एक बड़े तबके तक पहुंच जाए। तो मेरा मेरा मानना है कि जर्नलिज्म दरअसल, वही एक वक्तव्य मेरा है कि जर्नलिज्म अब वो नहीं करते जिन्होंने जर्नलिज्म करने की ठेकेदारी ले रखी है, या जो खुद को जर्नलिज्म का पैरोकार मानते हैं। जी जर्नलिज्म दरअसल इस देश में डिसेंट्रलाइज हो गया है। डिसेंट्रलाइज होने का मतलब जो है कि वो अब आम जन के हाथों में पहुंच गया है थ्रू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ने हमारी पत्रकारिता के खात्मे को बचा लिया है। अब जी जो है सारे मीडिया हाउस, 99% मीडिया हाउस गोदी मीडिया हैं, मोदी भक्त हैं, ये सब जानते हैं। क्योंकि वो अगर खिलाफ होंगे तो उन्होंने दिखा दिया है, ट्रेलर जो है कि भास्कर की तरह छापा पड़ेगा, एक एक ईंट का एक हिसाब लेंगे हम जो है, और कहीं ना कहीं फंसोगे, क्योंकि व्यापारी हो, धंधा करते हो, तो सारी गलतियां भी करोगे, छोड़ोगे जो है। तो हाँ मेरा कहना है कि जर्नलिज्म एक ऐसी चीज है जिसमें कोई एंट्री लेवल का टेस्ट नहीं है, जिसमें कोई सीमा नहीं है कि फलाही आएंगे फलाही करेंगे। इसमें कोई भी आ सकता है। अब व्यक्ति की आज़ादी ही जर्नलिज्म है, और इसके लिए कोई अलग सी व्यवस्था नहीं है संविधान में। तो मेरा मानना है कि जर्नलिज्म को बचाया है टेक्नोलॉजी और आम जन ने। आज जिसको भी आप बहुत सारे नाम में लूंगा जो है, जैसे अमिताभ ठाकुर इस समय जेल में बंद कर दिए हैं, मुझे याद है पिछले 10 सालों से जो है सोशल मीडिया ब्लॉग यूट्यूब के जरिए अपनी बात कहते थे, और उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग थी। आपके इंदौर में गिरीश मालवी हैं, उनकी जी लाखों की फॉलोइंग है, वो कोई जर्नलिस्ट नहीं है। वो एक प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पे लिखते हैं अपनी बात, उनको उनकी बात अच्छी होती है, तथ्यपरक होती है, हम सब लोग फॉलो करते हैं। तो मेरा मानना है कि जर्नलिज्म को बचाया है जनता ने। और जी जो भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, खंभे हैं, जैसे आप ले लीजिए ब्यूरोक्रेसी है, या जो नेता पड़ेता सरकारें हैं, तो वहाँ पे आपने सब बना रखा है सिस्टम जो है कि साहब रिक्रूटमेंट होगा, चुनाव होगा, फिर ये होगा, फिर इतना बड़ा पैसा से खरीदेंगे बांटेंगे। तो उन जगहों पे आम जन के पहुंचने का स्पेस नहीं है। लेकिन जर्नलिज्म इतना आसान है कि सबके हाथ में मोबाइल है, कोई भी एक छोटा सा आदमी कहीं भी किसी गड़बड़ी को शूट करके डाल सकता है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, और आप देखते हैं जी कि अचानक किसी की कही हुई बात वायरल हो जाती है और लाखों लोगों तक पहुंच जाती है, और उसके उस बात पे को संज्ञान लेके उस पर एक्शन हो जाता है। तो मेरा मानना है कि मतलब ये मेरे लिए बहुत संतोष की बात है कि ऐसे दौर में, जबकि हमारे जो अगुआ थे जर्नलिज्म के, जो बड़े मीडिया हाउसेज थे, वो सब महाभ्रष्ट हुए, महागोदी हुए। दूसरी तरफ जो है, जो छोटे छोटे पत्रकार हैं, आम जन है, आम जनता है, वो ज़्यादा समझदार निकली, और उसने सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल करके जर्नलिज्म को बचाया है। आपसे बातचीत करने के पहले कल मैंने शोपियां में हमारे एक परिचित के माध्यम से एक नेता से बातचीत की। वो गुपकार ग्रुप के नेता हैं राजा वहीद।
कल शाम को प्रसारण हुआ। मैं इंदौर में बैठा था, वो शोपियां में बैठे थे, और कल ही उड़ी में एक आतंकी हमला हुआ। मैंने यहाँ बैठे बैठे उनसे बातचीत की, उन्होंने बताया कि उस मीडिया में अभी वहां कश्मीर में हालात वैसे नहीं जैसा सरकार बता रही है, और जो बातें उन्होंने बताई वो बड़ी चौंकाने वाली थी, और कहीं बड़े मीडिया में वो बातें हमें सुनने को नहीं मिल रही थी। तो मुझे, मेरी भी आंखें खुली। और ये जो आपने कहा कि टेक्नोलॉजी का प्रभाव है कि हम यहाँ बैठे बैठे कश्मीर के व्यक्ति से बात कर रहे हैं, कश्मीर के नेता से बात कर रहे हैं, वो डीडीसी के मेंबर हैं, जो और पीडीपी से एसोसिएट हैं सज्जन, पहले शिक्षक थे। तो पता चलता है कि दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। अब कोई भी चीज गोपनीय नहीं रह सकती, जो पहले कभी होती थी झूठ प्रेस की तरह। दो वो चीजें हुई हैं प्रकाश जी। एक तो जैसे अखबार निकालने के लिए एक बड़ा संकट होता था, सर्कुलेशन के सिस्टम को मैनेज करना, माने हैकर्स को मैनेज करना, उसमें बड़ा पैसा लगता था। लेकिन जब इंटरनेट आया और ब्लॉगिंग शुरू हुई और हिंदी में मैंने फॉन्ट आ गए, यूनिकोड वगैरह जो है, तो सर्कुलेशन की प्रॉब्लम खत्म हो गई। टेलीविजन आया तो साहब, टेलीविजन खोलना बहुत महंगा सौदा है, सैटेलाइट चैनल शुरू करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, लंबी फीस देनी पड़ेगी डीटीएच पे, बहुत बड़ा था। लेकिन इन ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब वगैरह, इन लोगों के साथ साथ कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं, स्ट्रीम यार्ड वगैरह, जिन्होंने आपके प्रसारण को बहुत ही आसान कर दिया, फ्री कर दिया। तो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो मेजर इन्वेस्टमेंट जिस चीज के का जो कारण था, वजह था, उन वजहों के खत्म हो जाने के बाद अब ये तरीका, हथियार आम जनता के आपके हमारे पास आ गया। तो मेरा कहना है कि इस बदलाव के पीछे एक बहुत बड़ी वजह जो है तकनीक का अपग्रेड करना है। अब तो अखबार जो है लोग जो है पीडीएफ पे निकालते हैं, डिजिटल पे निकालते हैं और व्हाट्सएप कर देते हैं। अब घरों में लोग जो है अब महीने का जो है डीटीएच, टाटा स्काई का पैसा देना बंद कर चुके हैं। अब यूट्यूब को कनेक्ट कर देते हैं, मोबाइल पे देख लेते हैं, या टीवी में ही अपना स्मार्ट जो है कार्ड से जो है जोड़ लेते हैं। तो ये एक ऐसा दौर है जहां पे बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है, और इसके पीछे एक बड़ी वजह है न्यूज चैनलों, जो सैटेलाइट न्यूज चैनल हैं और जो बड़े अखबार हैं, इनका सत्ता पक्ष के प्रति लायल हो जाना, जनता से दूर होना और इनके प्रति अविश्वास पैदा होता जाना। इन्होंने अपने पैरों में खुद को लाड़ी मार ली है। ये जिस तरह का ये लोग धंधेबाजी कर रहे हैं, तो इन पर जिस तरह से अविश्वास बढ़ता जा रहा है लोगों का, तो कितने दिन चलेंगे आप? जब आपका प्रसारण नहीं रहेगा, जब लोग आपको देखेंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है आपको विज्ञापन भी नहीं मिलेगा और एक दिन दुकान बंद हो जाएगी आपकी। तो मेरा मानना है कि मीडिया में भरोसा साख, चूंकि आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप जानते हैं भरोसा साख ही मूल चीज होती है, जो बहुत मेहनत से बनती है, और इसको खत्म होने में वक्त नहीं लगता है। जो टेक्नोलॉजी की बात आपने कही है, आप देखिए कि बड़े बड़े मीडिया हाउस, उनके अपने सोशल मीडिया अकाउंट है, उनका पेट नहीं भरता। भाई जब आप कहते हो कि आपके चैनल को करोड़ों लोग देखते हैं, तो आपके चैनल की सारी पोस्ट आप सोशल मीडिया पे क्यों डालते हो? मतलब सोशल मीडिया के पावर को वो लोग भी मानते हैं, जो बड़े बड़े चैनल हैं, बड़े बड़े अखबार हैं, उन्हें इसकी ताकत समझ में आ गई है कि लेकिन सर उसके साथ एक खतरा और बढ़ गया है कि इन लोगों ने अभी लेटेस्ट ये खबर है, बड़ी खबर है कि सारे बड़े न्यूज चैनलों ने, सारे बड़े मीडिया हाउसों ने अपने अपने यहाँ सोशल मीडिया पॉलिसी बनानी शुरू कर दी है कि हमारे यहाँ जो भी गुलाम काम कर रहे हैं, पत्रकार के रूप में जो गुलाम काम कर रहे हैं, उन्हें किसी भी और प्लेटफॉर्म पे लिखने की आजादी नहीं है। आप खाली हमारे संस्थान के पोस्ट को ही शेयर करें बस। ये जैसे कि अमित मालवीय के ग्रुप में लोग करते हैं, या बीजेपी का जो सोशल मीडिया नेटवर्क है, उसी तरह होता है कि आपको और उन्हें एक निश्चित समय पर एक मैसेज आ जाता है 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे की अभी 1 घंटे में हमें इस चीज को वायरल करना है, और हजारों लोग उस चीज को वायरल करने में जुट जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी सोशल मीडिया की अपनी ताकत बनी हुई है। मैं कुछ सवाल ले लूं यशवंत जी, अगर हमारे दर्शकों चाहते हैं कुछ सवालों के जवाब दिए जाएं। विवेक वर्धन श्रीवास्तव आपकी तारीफ कर रहे हैं, कमलेश पारे मेरी तारीफ कर रहे हैं, धन्यवाद मित्रों। सतीश जोशी एक अखबार के संपादक है 6 PM, उन्होंने वो आपकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं। विवेक वर्धन श्रीवास्तव लिख रहे हैं कि मुझे आपके साथ ये आपको सुनना सौभाग्य, अच्छी बात है। प्रिय राज जी एक सवाल पूछ रहे हैं कि भड़ास का उद्देश्य अच्छा है, मगर आपके लेख सनसनीखेज तरीके से क्यों लिखे जाते हैं? ये सवाल है उनका। नहीं, वो मेरी स्टाइल है। मतलब जैसे होता है ना कि सनसनीखेज तब कर सकते हैं कि जब मैं बेसिकली बहुत ही शांत और बहुत ही करुणामय लिखता हूं और अचानक एक दिन सनसनीखेज लिखने लगूं। भड़ास की शुरुआत ही एक गुस्से, विद्रोह और एक क्रांति के चलते हुई थी।
एक आत्महंता जी। आस्था डेवलप हुई थी। मैंने नहीं सोचा था कि भड़ास इतनी लंबी यात्रा कर पाएगा या मेरा जीवन भी इतना लंबा रहेगा, मुझे नहीं पता था, क्योंकि ये एक बहुत ही सुसाइडल स्टेप था कि बहुत हो गई पत्रकारिता, अब इन सारे नंगों को, जितने भी ये घटिया लोग हैं, इनकी पोल खोलेंगे, गरियाएंगे और बाद में चल के गांव पे खेती करेंगे। बाद में देखा कि ये मेरी निजी भड़ास जो है पूरी इंडस्ट्री की भड़ास बनने लगी और बहुत सारे लोग आए जिनके अंदर भड़ास छुपी हुई थी और धीरे धीरे ये मेरा पैशन प्रोफेशन बनता गया। तो हम लोगों का कहना है कि सारे लोग तो अच्छे अच्छे लिख रहे हैं, लेकिन पत्रकारिता का पतन होता गया। बहुत जी। बढ़िया बढ़िया संपादकीय लिखे जाते हैं, बड़े अच्छे अच्छे शब्दों में जो है रचनाएं लिखी जाती हैं, खबरें लिखी जाती हैं, गद्य लिखे जाते हैं, संपादकीय लिखे जाते हैं। फाइनल रिजल्ट क्या हुआ? भ्रष्टाचार बढ़ता गया, मीडिया हाउस मोटे होते गए, पत्रकार दुबला होता गया, पत्रकारिता में करप्शन का लेवल बढ़ता गया, पेड न्यूज बढ़ता गया। तो भैया उस भाषा का क्या करना, उस कलावादी भाषा का क्या करना है जिससे एक पत्रकार, एक विद्रोही पत्रकार, एक सच लिखने वाले पत्रकार को भूखा मरने पड़े? तो जो भूखा होगा उसके मुंह से अच्छे शब्द नहीं निकलेंगे, वो गालियां ही देगा। तो हम लोगों का जो भड़ास का प्लेटफॉर्म है वो मैनेजमेंट का प्लेटफॉर्म नहीं है, वो एक विद्रोही और कलम के धनी लोगों का पत्रकार है और वहां उनके शब्द थोड़े तीखे होते हैं, ये मैं मानता हूं। जी। एक हमारे दर्शक ने लिखा है, कमलेश पारे जी ने ही, कि अभी हमने कहा कि कई मीडिया हाउस में भड़ास को खोलने पे रोक है या उन्होंने इस तरह व्यवस्था कर रखी कि वहां भड़ास नहीं खोला जा सकता। तो उन्होंने लिखा वहां पे पत्रकार लोग कैंटीन में जाके और टॉयलेट में जाके भड़ास खोलते हैं अपने मोबाइल पर। तो दिलचस्प बात है। प्रिय राज जी फिर पूछ रहे कि भड़ास को संडास में खोला जाता है, ये सुनकर बड़ी खुशी हुई है। प्रिय राज जी कह रहे, क्या समाचार पत्रों में नियमित रूप से अपनी गलतियों को मानकर भूल सुधार कॉलम नहीं छापना चाहिए? मिंट ने इसकी शुरुआत की है कि वो रोज गलतियां छापते हैं। बहुत बढ़िया सुझाव है, बल्कि मैं थोड़ा इससे और आगे कहूंगा कि एक पेज समर्पित करना चाहिए आत्मालोचना पे कि हमने क्या गलतियां की हैं और मीडिया का जो मैनेजमेंट है उससे क्या ऐतिहासिक गलती हुई है। मैंने एक पेज, मतलब 12 पन्ने अगर अखबार में छपते होंगे तो उसमें एक पेज कम से कम खुद के आईना का होना चाहिए। और भड़ास पर इस प्रयोग को किया प्रकाश जी, हम लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा कि यशवंत जी आप पे आरोप लगता है कि आप एक बोतल शराब पे बिक जाते हो, तो ये मेरे भड़ास पर कहा है, मेरे भड़ास पर पढ़ के ही आपको कहा ये। ऐसे आरोप मुझे लिख के भी आते हैं और मैं उसको पब्लिश करता हूं, क्योंकि अगर मैं दुनिया के खिलाफ भड़ास निकालता हूं तो मेरे पे कोई भड़ास निकाल रहा है, भले ही वो उसका कोई आधार ना हो, कोई प्रमाण ना हो, उसको अपनी बात रखने का तो हक है। क्योंकि पहली बात यह है ना कि पत्रकार देखिए सच्चा वही है जो दूसरों पे आरोप लगाता है तो बड़ा कहता है कि मैं पत्रकार हूं, मेरा अधिकार है, लेकिन खुद पे आरोप लगता है तो हम तिलमिला जाते हैं, लगते हैं मुंह बंद कराने, लगते हैं गाली देने। तो हमें अपनी आलोचना चाहे सही हो या गलत हो, सुनने का धैर्य रखना चाहिए। सच्चा पत्रकार मैं उसी को मानता हूं जो अपनी आलोचना, अपने को दी जा रही गाली को भी मुस्कुरा के सुने और उसका शालीनता से जवाब दे। तो मैंने बहुत सारे ऐसी पोस्ट पब्लिश किए हैं जो मेरे पे या भड़ास पे तमाम तरह के आरोप रखते रहे। अब मैं बताऊं आपको एक चीज प्रकाश जी की, चूंकि भड़ास जो है मैनेजमेंट के खिलाफ खबरें पब्लिश करता है मीडिया हाउसों के, और मैनेजमेंट बहुत वोकल होता है। आपकी आवाज ऑडियो। हाँ, अभी एक कॉल आ गई थी, कॉल आने से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। मैनेजमेंट बहुत वोकल होता है, तो उसे 2 मिनट लगता है ये कहने में कि अरे वो यशवंत परसों आया था, वो पैसे मांग रहा था, ब्लैकमेल कर रहा था, हम लोगों ने भगा दिया। अब ये बात उसने पूरी न्यूज रूम में मान लो कह दी, तो जो भी वहां पे इनोसेंट किस्म का जर्नलिस्ट होगा उसको लगेगा कि अरे ये तो कोई बड़ा खराब आदमी होगा। हम जिस पत्रकारों के, आम पत्रकारों के प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनके बारे में आपने भी कहा कि तमाम गुप्त समर्थक हमारे हैं, हम उनकी आवाज हैं। हमारी वो आवाज वोकल नहीं है, वो हमारे समर्थन में कहीं लिख नहीं सकती है। तो मेरा मानना है कि मैनेजमेंट का दुष्प्रचार बहुत तेज फैलता है और हमारे जो साइलेंट सपोर्टर हैं उसका काउंटर नहीं कर सकते हैं। लेकिन 12 साल 14 साल की हमारी यात्रा में ये साबित हो गया है कि यशवंत किसी मीडिया हाउस में नहीं गया, किसी मीडिया हाउस के मालिक से हम लोगों ने विज्ञापन नहीं मांगे, पैसे नहीं मांगे। हम लोगों को ऑफर किया जाता है लेकिन हम लोग उसको स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए कि हम जब स्वीकार कर लेंगे तो कल को वो हम पर दबाव बनाएगा। और मैं आपको बता सकता हूँ उदाहरण जो है, कई ऐसे उदाहरण हैं। प्रभात खबर अखबार का शुरुआत में विज्ञापन मिला, हम लोगों ने विज्ञापन भड़ास पे लगाया। उस समय हरवंश जी थे और मैं उनको एक अच्छा संपादक मानता रहा हूँ और बहुत ही मैं उनका फैन, मतलब प्रशंसक भी रहा हूँ। तो उन्होंने
अपने मैनेजमेंट से बात करके भड़ास के लिए एक विज्ञापन, जो कि भड़ास भी स्ट्रगलिंग फेज में रहा है और आज भी है। भाई साहब, वो विज्ञापन जो प्रकाशित हुआ उसके 2 दिन बाद किसी संतोषी ने प्रभात खबर मैनेजमेंट के कारनामों पे एक लंबी पोस्ट लिखी और लास्ट में लिख दिया कि यशवंत जी, आपके यहाँ तो प्रभात खबर का विज्ञापन चल रहा है, आपकी हिम्मत नहीं होगी ये छापने की, इसलिए खामखा दावे न करिए क्रांति के, जो है अब आप बनिया होते जा रहे हैं, विज्ञापन छापिए, पैसे लीजिए, मौज करिए। तो हमने जो है उनको जवाब लिखा कि नहीं, हम बिल्कुल छापेंगे, भले हमारा विज्ञापन चला जाए, क्योंकि हम लोग फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं। हम इस विज्ञापन से इतना नहीं कमा लिए हैं कि इसके जाने से जो है हम सड़क पे आ जाएंगे। हम ऑलरेडी सड़क पे हैं, विज्ञापन जाएगा तो भी सड़क पे रहेंगे। और हमने उनकी खबर को प्रकाशित किया, और जो भी उनके कोल माइंस वगैरह को लेकर जो भी उषा मार्टिन कंपनी है प्रभात खबर जो निकालती है, उस पे उसके मैनेजमेंट पे कुछ आरोप थे, हमने प्रकाशित किया। उन लोगों का फोन भी आया कि भाई ये क्या कर रहे हैं आप, बताओ, विज्ञापन भी दे रहे हैं हम लोग और आप हमारे खिलाफ भी छाप रहे हो। तो हमने कहा विज्ञापन ले लीजिए। कहा नहीं, हमारे यहाँ भी अखबार में तमाम पार्टीज होती हैं, आयसर ट्रैक्टर है, तमाम बीज की कंपनियां हैं, उनके छपते हैं, उनके प्रमोशनल छपते हैं, उनके खिलाफ नहीं छापते हम लोग। हमने कहा ये आप लोगों की दिक्कत है, हम लोग नए दौर के जर्नलिस्ट हैं और नए दौर के एंटरप्रेन्योर हैं, मीडिया एंटरप्रेन्योर हैं। हम लोग नई इबारत लिख रहे हैं, हम अपनी किताब में लिखेंगे ना कि कैसे आपने विज्ञापन दिया और कैसे आपने एक खबर छपने वापस ले लिया। तो खैर उन लोगों ने विज्ञापन बंद कर दिया, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने समझा कि बाई डिफॉल्ट हम लोग विज्ञापन नहीं लेते हैं। यूपी सरकार, कई जगहों की सरकारों के लोग जो बैठे हुए हैं, वो लोग कहते हैं विज्ञापन ले लो आप। हमने कहा एक दिन दे दोगे विज्ञापन, 4 दिन बाद ही सूचना विभाग का फोन आएगा, ये क्या छाप रहे हो, हटाओ। तो हम लोगों को जब पता है कि हम लोगों का हस्त्र क्या होना है, तो इसलिए हम लोग उस चक्कर में पड़ते ही नहीं है। खामखा मन में प्रलोभन हो 1 लाख रुपया महीने क्या सपना दिखने लगे और आने लगे, पता चला कि आपने उसी के हिसाब से जो है दारू का ब्रांड बड़ा कर लिया, आपने थोड़ा खाने का ब्रांड बड़ा कर लिया और पैसा कम पड़ जाएगा फिर तो। एक हमारे साथी हैं फिर सवाल कर रहे हैं कि आपकी कुछ खबरें मोदी विरोधी तड़के के साथ क्यों लिखी जाती है। जैसे अडानी पोर्ट का मामला, आपने जो लिखी खबर वो मोदी विरोधी तड़का डाल के लिखी है, उनका कहना है। प्रियराज जी, हम लोग हमेशा सत्ता के खिलाफ पोल खोल वाली पत्रकारिता करते रहते हैं, और कांग्रेस जब सरकार में थी मनमोहन सिंह, तो हम लोगों ने उस समय स्विट्जरलैंड में एक मैगजीन ने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के नेताओं का छापा था कि उसका कितना पैसा जमा है स्विस बैंकों में। वो रिपोर्ट हम लोगों ने हिंदी में अनुवाद करके छापी थी, और हम लोगों को गृह मंत्रालय से धमकियां आई थी। तब लोग कहते थे कि इतना दुस्साहस मत किया करो, जो है कांग्रेस सरकारों के खिलाफ, ये लोग उठवा देंगे। आज हम लोग जब केंद्र सरकार के खिलाफ उसकी नीतियों का भंडाफोड़ करते हैं, तो आप कहते हो कि आप साहब फलां के मतलब मोदी विरोधी क्यों हो गए हो। मैं इस पे आपसे उल्टा सवाल कर रहा हूं कि 25 ग्राम जो है जो गांजा मिलता है किसी हीरोइन के यहाँ, हीरो के यहाँ, तो आपका पूरा मीडिया दिन भर दिखाता है, सरकार की एजेंसियां छापे मारती हैं और बहुत सारे उसमें खुलासे होते हैं। आज दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग जो है बरामद किया जाता है एक ऐसे आदमी की बंदरगाह से जिसकी प्रगति और जिसकी निष्ठा कुछ सालों के पहले तक की ही है। उसको लेके मीडिया हाउसों में खबरें नहीं है, कोई कंपेन नहीं है, तमाम एजेंसीज नहीं लग पाई हैं। चर्चा ये भी है कि जिन लोगों ने ये बरामद किया है, छापा मारा था गोपनीय सूचना पे, उनके ट्रांसफर भी हो गए हैं, ऐसी चर्चा है, पुष्ट नहीं है। तो मेरा कहना है कि जो चीज, मेरा सवाल उल्टे आपसे है कि ये इतना बड़ा मुद्दा है। आप सोचिए, आप आरोप लगाते हो कि कांग्रेस के राज में आतंकवादी चले आते थे, आराम से विस्फोट करते चले जाते थे। मैं तो आरोप लगा रहा हूं कि आपके सरकार में बैठे हुए लोग ही इतनी बड़ी तस्करी करा रहे हैं ड्रग की। आराम से वो चला आ रहा है और चला जा रहा है, जाने कब से हो रहा है। किसी गोपनीय सूचना पे, किसी टिप पे जो है सीआरआई के अधिकारियों ने छापा मार दिया, बरामद कर लिया। हो सकता है उनके सबके ट्रांसफर हो जाए, उनको दंड भी मिले। तो मेरा उल्टा सवाल है कि आप ऐसा शासन कैसे बना सकते हैं कि इतना बड़ा ड्रग आपके देश में चला आ रहा हो, आपके यहाँ आतंकवादी चले आए और हथियार गिर जाए। तो मैंने ये देश की सुरक्षा, देश के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है साहब। और इसमें मेरा आरोप है कि इसमें सत्ता पक्ष के लोग मिले हुए हैं, मोदी सरकार के लोग मिले हुए हैं, बिना इसके संभव ही नहीं है। जी, प्रियराज जी को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा, ये आशा है। अब वो फिर पूछ रहे हैं कि आखिर दैनिक भास्कर का हाल क्या है आजकल। दैनिक भास्कर बिल्कुल सरकार के पक्ष में हो गया है, कोई पत्रकारिता की क्रांति उसकी खत्म हो गई है और वो कोई क्रांति नहीं कर रहा है। हाँ, आकाश जी, मुझे भी जानना है आप लोगों से जो है कि मैंने आजकल कैसी खबरें छाप रहा है वो, क्योंकि मेरे पास अब ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि वो एकदम शरणागत हो चुका है सरकार के। हाँ, जिसे सकारात्मक खबरें बोलते हैं, पॉजिटिव न्यूज छाप रहा है वो। पॉजिटिव मतलब साहब आपकी शर्ट बहुत अच्छी है, आपका चश्मा बहुत अच्छा है, आपकी दाढ़ी बहुत अच्छी है, आपसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है साहब, और अच्छी खुशबू के लिए आप फला ब्रांड तेल लगाइए। आकाश चौहान जी लिख रहे हैं कि विजन के नाम पर सिर्फ टेलीविजन ही रह गया है जो उनके मन मुताबिक परोस रहा है, कोई ऐसी बात
वो नहीं आ रही है। प्रियराज जी फिर लिख रहे हैं कि आप विरोधी दल के नेता की तरह बोल रहे हैं, पत्रकार की तरह नहीं। अभी जो आपने जवाब दिया इस पर उनका कहना है, अब मैं इस पर कुछ कहूंगा नहीं। अनुराग चतुर्वेदी जी का एक पोस्ट है, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, धर्मयुग में भी काम कर चुके हैं, महानगर के संपादक रहे हैं, कि आप फेसबुक पर लिखे कमेंट्स पर, मतलब उनका आशय भड़ास क्यों लेकर है, आप फेसबुक पर लिखे कमेंट्स पर काफी आश्चर्य रहते हैं, जी बिल्कुल ऐसा सर, क्यों? जी इसलिए मैं बता रहा हूं कि देखो, आप बदलाव को समझो। पहले लोग प्रेस रिलीज लेके चले आते थे मीडिया हाउसों के ऑफिस, बाहर बक्से में डाल दिया करते थे और जी आप उसको निकालते थे, बनाते थे। अब वो फॉर्मेट खत्म हो गया है। अब हर कोई जी अपनी बात अपने प्लेटफॉर्म पे रखता है और मैं उसमें हाँ से चूज करता हूं। मैं एक बार टहलता हूं, मुझे जो चीजें हाँ अच्छी लगती हैं, जिनमें न्यूज सेंस दिखता है, कुछ अलग सा दिखता है, वो मीडिया या नहीं, हाँ तमाम गैर मीडिया खबरें भी मुझे अच्छी लगती हैं, उसको पब्लिश करता हूं मैं। तो ट्विटर जी और फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सारे प्लेटफॉर्म्स जो हैं, ये खजाना है। आप यहाँ पे न्यूज जो है हजारों भरी पड़ी है, आप इसमें से निकालिए। क्योंकि अब कोई आपको मेल नहीं करेगा। आप मेल करने का जमाना खत्म कि साहब हमको डायरेक्ट मेल करिए भड़ास को और खबरें बताइए। बहुत कम लोग करते हैं अभी भी लोग, जी जिनको ज्यादातर प्रमोशनल होता है कंटेंट, या मेरा नाम मत छपिया गया लेकिन आप फलाने की बैंड बजा दीजिए, इस टाइप के मेल आते हैं। हाँ लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत अच्छे पोस्ट, अच्छी सूचनाएं आपको सोशल मीडिया पे मिलती हैं और आ, ये हमारे ऊपर है कि हम उसमें से क्या निकालते हैं। उस महासमुद्र में से हम हीरा निकालते हैं, मोती निकालते हैं, कि कबड़ा निकालते हैं। न्यूज सोर्स की तरह उसका इस्तेमाल करना बुद्धिमत्ता है। बिल्कुल अभी आपने बिल्कुल गिरीश बिल्कुल। मालवी का जिक्र किया था। जी गिरीश मालवी मीडिया की खबरों को ही शेयर करते हैं, लेकिन उनका तरीका यह है, वो बताते कि कहां से खबरें उठाई है, और एक तरह से उनके हजारों फॉलोअर्स हो गए हैं और लाख तक वो संख्या पहुंच गई है। तो ये खबर का स्रोत आप किससे बनाते हैं, क्योंकि अब एजेंसियां तो कोई वैसी रही नहीं, और टेलीविजन पर केवल एक एजेंसी है ANI, वो जो खबर दिखाती है सब जानते ही हैं। एक अनुराग चतुर्वेदी जी फिर एक सवाल कर रहे हैं कि भड़ास के आगे अब बात बढ़ गई है, अब आगे क्या नया है? नहीं, मेरे लिए सवाल है ये। हाँ, कि भड़ास से बात अब और आगे क्या होना चाहिए? नहीं, निजी तौर पे मैं तो ये मानता हूं कि मेरा मैंने वही कहा आपको, शुरू में कहा कि मेरी कोई बाहरी महत्वाकांक्षा नहीं है कि मैं एक बहुत बड़ा, बहुत सारे लोग कहते हैं आप इसको कंपनी बनाओ, निवेश कराओ, इसको बहुत बड़ा हाँ वेंचर बना दो। मेरा उसमें लगता है कि हाँ, जिस दिन ये बड़ा हो जाएगा उस दिन इसके अंदर की आत्मा मर जाएगी। इसका जी जी मीडिया हाउसों का सड़क छाप होना ही उनकी आत्मा होती है, जहां पे आपके पास खोने के लिए कुछ ना हो और पाने हाँ के लिए सच है। वो सच है जो झूठ के खिलाफ लड़ता है। तो मुझे जी लगता है कि मैं भड़ास को ऐसे ही सड़क सड़क छाप बनाए रखूंगा और किसी के खिलाफ भी छापने की हमारे अंदर हिम्मत बनी रहनी चाहिए। और हाँ हाँ एक ब्रांड क्यों जिंदा रहे और ब्रांड बने और वो बहुत पैसे वाला हो जाए, ये गलत हाँ कल्पना है। मीडिया के लिए बहुत गलत कल्पना है। हर जी पत्रकार एक ब्रांड है, वो अपना एक ब्रांड बनाए, अब चलाए, कितना चला सकता है उसको चलाए, देखे। और एक ट्रांजिशन फेज भी है डिजिटल जर्नलिज्म में। बहुत सारे वेंचर्स आ गए हैं, शुरू हुए हैं, स्टार्टअप्स हैं, उसमें बहुत सारे हाँ बहुत बड़े बन जाएंगे। लेकिन मेरा बहुत बड़ा बनने का सपना नहीं है। जी जी मैं भी आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। कल मुझे एक सज्जन मिले, बोले कि मैं आपकी कंपनी में काम करना चाहता हूँ। मैंने कहा मेरी कौन सी कंपनी है भाई? बोले आप जो ये लाइव करते हो, मैं उसकी ब्रांडिंग करूंगा और उसके लिए विज्ञापन लाऊंगा। मैंने कहा भाई ये मेरा शौक है और मैं पत्रकारिता के लिए कार्य कर रहा हूँ, अभिव्यक्ति के लिए कार्य कर रहा हूँ। मुझे कोई ब्रांड नहीं बनाना, कोई विज्ञापन मांगने नहीं जाना। ये मेरी निजी खुजली है जो मैं मिटा रहा हूँ। ठीक बात। कीर्ति कापसे जी का एक संदेश है, मीडिया की मंडियों में असल खबर, अंदरूनी जानकारी भड़ास से ही मुझे मिलती है। मुझे यह बहुत पसंद है। कीर्ति कापसे जी मीडिया में रही हैं, वो ये बात कह रही हैं। कमलेश पारे जी ने फिर एक टिप्पणी की है। मोहन भागवत इंदौर में थे 2 दिनों तक, और उन्होंने भास्कर की सकारात्मक पत्रकारिता की बड़ी तारीफ की। और वो इंदौर में जिन लोगों से मिले, आपको जान के खुशी होगी, वो सारे लोग वो थे जो भास्कर के बड़े विज्ञापनदाता हैं, जैसे मोयरा सरिया, 2-4 कोचिंग क्लासेस एकेडमी के नाम पे चलाने वाले ट्यूशन खोर मास्टर, और ऐसे लोग जिनके यहाँ आय करके छापे पड़े, जो टैक्स चोरी करते हैं, जिनके कंपनियों में प्रदूषण फैलता है, उन सब लोगों की बड़ी तारीफ करके गए मोहन भागवत जी। और उन्होंने कहा कि क्योंकि जो नंबर 2 की कमाई कर रहे हैं वो विज्ञापन दे सकते हैं, वो विज्ञापन दे सकते हैं,
तो भागवत जी ने उनसे मिलने का समय दिया और उन्होंने कहा कि भास्कर बहुत सकारात्मक पत्रकारिता कर रहा है। तो मोहन अब भागवत जी का बयान, मोहन भागवत जी के बयान से पता चलता है कि भास्कर पर छापेमारी के बाद क्या डील हुई और क्या परिणाम रहा। जी जी, एक हमारे साथी हैं जावेद उस्मानी जी, अब वो पूछ रहे हैं, उनका सवाल है, पाठकों और श्रोताओं के लिए मीडिया का अंधा युग है, ऐसे माहौल में व्याप्त अंधकार को दूर करने का हर प्रयास वंदनीय है, लेकिन असल कामयाबी तभी है जब वह जारी ईमानदार कोशिशें जन जन में समानांतर जगह बना सके। इस सवाल के बजाय एक बयान है उनका कि और भी लोग उन्हें उसे जुड़े आपके साथ तो ज्यादा उसका महत्व होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जावेद उस्मानी जी। और हाँ, अपनी बात हम करें, और भी सवाल आ रहे हैं, हम बीच में सवाल भी लेते जाएंगे। तो ये बताइए, इसके अलावा आपको गाने का बड़ा शौक है, आप गाते भी हैं, आपने मैंने भी आपका गाना सुना है व्यक्तिगत रूप से, जेल में भी आपने बहुत गाने गाए, आपने उसका जिक्र किया। जाने मन जेल में आपने कई घटनाएं ऐसी वर्णित की है जिसे पढ़कर एक आम आदमी की तो रूह कांप जाती है, लेकिन आपने वहां धीरज बनाए रखा। तो ये कौन सी चीज है जो आपको नकारात्मकता से सकारात्मकता में ले आई? मैंने तो ये सुना कि जब आपने पहली बार अखबार में नौकरी शुरू की थी, तो आपने अपने चाचा के खिलाफ ही खबर छाप दी थी, जो जज थे, कि उनके न्यायालय में फैसला ईमानदारी से नहीं होता। तो ये क्या चीजें हैं जो इस माहौल में आपको सकारात्मक बनाए हुए हैं? वो चाचा मेरे पंच हुआ करते थे गांव के, तो वो लोग जी। उनके यहाँ न्याय करने वाले आते थे, तो जिस पार्टी से दारू मुर्गा मिल जाता था उसके पक्ष में फैसला सेट हो जाता था। तो मैंने अच्छा। पत्रकारिता की पढ़ाई करते हुए सरस सलील मैगजीन में जो है लिखी थी कि यहाँ न्याय बिकता है। उसका 50 जी। रुपये का आया था चेक जो है, लेकिन घर से एक लेटर आया कि आओ लाठी यहाँ पे तैयार है तुम्हारी पिटाई करने के लिए जो है। हाँ। तो तो मैं बहुत सालों तक फिर घर नहीं गया जो है। रही बात सकारात्मकता की, तो देखिए प्रकाश जी, एक ही जीवन मिला है। इस जीवन में बाहरी आवरण ओढ़ के बड़ा बड़ा टर्नओवर देखने का सपना दिन भर, और उस सपने, उस अंधी दौड़ में भागते रहने, यहाँ वहाँ फालतू बैठने, मीटिंग करने और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाने में वक्त नष्ट हो जाता है। एक दिन आप झांकते हो कि आपने क्या किया। कहा साहब हमने पैसा कमाया, पैसे कमा के क्या पाया? बड़ी बिल्डिंग हाँ। ले ली, बड़ी कार ले ली, बड़े नौकर चाकर हो गए। इससे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आपके जीवन में अगर मस्ती नहीं है, आपके जीवन में अगर आनंद नहीं है, आपके जीवन में अगर सहजता नहीं है, जिसकी कीमत खरबों रुपये है, जो बाहर से दिखता नहीं है उसकी कीमत, लेकिन वो बहुत मूल्यवान है। मैं वही करता हूं जो मेरा मन करता है। मुझे जुनून चढ़ता है, मैंने कि अब ये करूंगा, अब ये करूंगा। मैंने एक दौर में शराब पीने का जुनून चढ़ा, मैं शराब छोड़ चुका हूँ, शराब नहीं पीता हूँ अब शराब न पीना मुझे बड़ा आनंददायी लगता है। मुझे लगता है कि कितनी दुनिया अच्छी है, सहज है। मैं खामखा जो है दारू पी के दुनिया को एक नई दृष्टि से देखता था जो है। लेकिन जब पी जी। रहा होता था उस समय एक अलग फील होती थी। वो शायद गुस्से का दौर था, यंग एंग्री मैन का समय था, तमाम अन्याय के खिलाफ में लड़ जाता था। अब जो है थोड़ी सहजता की दौर है। अब लगता है कि दुनिया ऐसे ही चलती रहती है, हम आप आते हैं और अपने जीवन को हम कितना आनंदमय तरीके से जी पाते हैं, यही मुख्य है। दुनिया में हमेशा दुख रहा है, हमेशा सुख रहा है। दुनिया महासमुद्र है, इसमें हर चीज है। आप क्या निकालते हो और कैसा बन जाते हो ये आपके ऊपर है। तो मुझे गाने का भी चस्का लगा। मुझे लगा कि यार मैंने वो गाने जो है मैं अक्सर गाता हूँ, क्यों ना इसको सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाए। तो मैं फेसबुक पे गाने लगा। पहले मैं दारू पी के गाता था फेसबुक पे, अब मैं बिना पिए भी गा लेता हूँ। तो किचन में मैं अक्सर, मुझे पिछले कई सालों से मुझे खाना बनाने का शौक है। किचन में जो कुछ भी उपलब्ध सब्जियां होंगी उससे मैं पका लेता हूँ, नई नई डिश जो है। घूमने का बहुत शौक है। आजकल मैं शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा हूँ। काफी नुकसान के बाद मैं रिकवर किया हूँ, और मैंने एक भड़ासी शेयर मार्केट का फार्मूला निकाला है कि आप इसमें जी। हारोगे नहीं, केवल जीतोगे। वो एक अद्भुत फार्मूला है, और उसको लोग पूछना चाहते हैं, तो मैं इस पर जल्दी कोई वीडियो बना के जो है डालूंगा। हाँ। तो मेरा कहना है कि मैं इसलिए ये सब कर पाता हूँ क्योंकि भड़ास को बहुत बड़ा करने की चिंता में नहीं लगा रहता हूँ। मुझे हाँ। कंपनी बना के बहुत लाभ नहीं कमाना है, मुझे बहुत बड़ी गाड़ी नहीं खरीदनी है। मैंने कार बेच दी अपनी। मैं पिछले 5 सालों से बिना कार का हूँ, बेकार हूँ। इसलिए कि मुझे कौन जिम्मेदारी लेके उसको चलाए, ड्राइवर रखे, खर्चा दे। मैं घुमक्कड़ प्रवृत्ति का आदमी हूँ। जहाँ कोई जा रहा होता है, ब्ला ब्ला एक ऐप है, वहां उसको बुक कर लेता हूँ। ट्रेनें हैं, मैं जहाँ जाता हूँ वहीं का हो जाता हूँ। मैं गाँव जाता हूँ, 1 महीने रह लेता हूँ। आजकल हर जगह मोबाइल है, नेटवर्क है, जहाँ से आप कनेक्ट होकर अपना काम कर लेते हो। तो आप जीवन में जितना बोझ लिए हो उसको उतार फेंको। जितना आप
बोझ कम रखोगे उतना हल्का रहेगा, उतना आनंद आएगा। मेरा कहना है, यही मेरी सकारात्मकता की कुंजी है, सूत्र है। तो यानी अब आप भड़ासी बाबा हो गए, भड़ासी यशवंत ऐसा सिंह। लोग कहते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि मैं अक्सर जो है बाबा बनने के मिथक को तोड़ देता हूं, कुछ ऐसा कांड कर देता हूं कि लोग कहते हैं बाबा नहीं, ये बदमाश है। आपने शेयर बाजार की बात की अभी, जी तो हमें उस आपके वीडियो का इंतजार रहेगा कि हमारे बहुत सारे दर्शकों को भी इंतजार रहेगा जो शेयर बाजार से पैसा कमाना चाहते हैं। मैं उसमें हमारे छोटी सी बात बता दूं आपको, जो है मैं आपके जी प्लेटफॉर्म पे भी एक सूत्र बता देता हूं शेयर मार्केट का, जी कि देखिए मनुष्य जो है बहुत जल्दी लती हो जाता है, लत लगना, आदत पड़ना। आपके बहुत हाँ सारे मित्र होंगे जो शराब उन्होंने शौक शौक में पीना शुरू किया होगा, और उसको ऐसे एडिक्ट हुए कि शराब उन्हें पी गई, वो मर गए, या उनका जीवन जी खत्म हो चुका है। हाँ हाँ कुछ ऐसे इसी तरह कुछ आपको शेयर मार्केट में मिलेंगे, वो ऐसे लती हुए कि उन्होंने सारी अपनी पूंजी, सेविंग्स, अपने घर वालों के पैसे, उधार मांग के पैसे लगा दिए, बर्बाद हो गए, या आत्महत्या कर लिया। तो हमारे अंदर किसी चीज की लती बनने की बड़ी अद्भुत क्षमता होती है। मनुष्य के शरीर में, मन में ऐसा लोच होता है कि हमें जो हाँ चीज हाँ अच्छी लगती है उसके प्रति हम दीवानगी की हद तक चले जाते हैं। तो हाँ शेयर हाँ मार्केट एक बहुत ही खतरनाक किस्म का काम है, पेशा है, हाँ जिसमें जिसमें ज्यादातर लोग न जाए ज्यादा ही अच्छा है। लेकिन कोई जा चुका है, लती हो चुका है, तो उसको मेरी सलाह है कि अगर आपके अंदर एक संत स्वभाव नहीं है, डिटैचमेंट की अवधारणा नहीं है, आप 2 दिन ट्रेडिंग डेज में ट्रेडिंग बंद, जैसे आप निर्णय ले लो कि मैं 2 दिन ट्रेडिंग नहीं करूंगा, सोमवार मंगलवार मैं जा रहा हूं घूमने, मैं देखूंगा ही नहीं, नहीं कर हाँ पाएंगे लोग। वो एक रोग होता है, रोग हो गया, आपको सुबह 9 बजे बैठ जाओगे, लगोगे उंगली करने मोबाइल में, शाम तक आते थे क्या साहब 10,000 का नुकसान, 2,000 का फायदा हो रहा था, नहीं बुक किया, 10,000 का नुकसान आ गया। तो ये एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। मेरे पास फोन आ रहे हैं, फीडबैक आ रहे हैं, मैं इन हाँ भक्तों को भी निराश नहीं करूंगा, कष्ट से निकालूंगा प्रकाश जी। वाह, हमें इंतजार रहेगा। शेयर बाजार के बारे में मेरे अनुभव भी आपसे शेयर करता हूँ। हुआ ये कि हमारे एक बिल्कुल, मित्र प्लीज। शेयर बाजार में बहुत एक्टिव थे। मैं नवभारत टाइम्स में था उन दिनों। नवभारत टाइम्स है वीटी पर बोरीबंदर, ओल्ड एरिया बोरीबंदर। शेयर मार्केट वहां से वॉकेबल है, 10-15 मिनट में आप पैदल जाके पहुंच सकते। तो उसने कहा कि लंच टाइम में 1 घंटा मिलता है, तो अपन रोज चलेंगे और वहां शेयर बाजार में धंधा करेंगे, बहुत पैसे कमाएंगे। तो मैंने कहा बढ़िया बात है, चलो। तो लंच टाइम में हम लोग निकले। तो वो मुझे लेके गए शेयर मार्केट बिल्डिंग में, ऊंची 14वीं मंजिल पे एक बड़े ब्रोकर के पास। बहुत बड़े ब्रोकर थे। तो उन्होंने कहा कि फाने जी हैं, मेहता जी हैं, और ये बहुत बड़े ब्रोकर हैं, और अंबानी के शेयर में डील करते हैं, बिरला के, बहुत बहुत ही बड़े हैं। बहुत भव्य दफ्तर उनका, बिल्डिंग भव्य। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि खाना खा लीजिए भाई साहब। तो मैंने कहा हम तो खाना खा चुके हैं, आप भी लंच कर लीजिए। तो उन्होंने अपना टिफिन खोला, और उस टिफिन में थोड़ा सा दही था, 2 सैंडविच थे, और एक खमण या ढोकला जो कहते हैं वो था। वो उन्होंने खाया। जब वहां से उतरे तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि साला ये करोड़ों अरबों रुपए कमा के भी 2 सैंडविच खा रहा है, तो उससे ज्यादा तो खाना मैं खाता हूँ, मैं क्यों इस धंधे में पड़ूं। और जी, मैंने कभी भी शेयर बहुत बाजार बढ़िया। की तरफ, फिर शेयर बाजार की तरफ मुंह निकल के, अगर करोड़ों रुपए कमा के भी 2 सैंडविच पे जिंदगी बितानी, तो उससे अच्छा तो हम है। तो मैंने मना कर दिया उसके बाद। लेकिन मेरे एक दोस्त ने एक फार्मूला बताया कि शेयर मार्केट में अगर कमाना हो तो ये देखे कि मोदी जी किस देश में यात्रा पर जा रहे हैं। उसने बड़ा व्यावहारिक तर्क, मोदी जी किस देश की यात्रा पर जा रहे हैं और मोदी जी के साथ कौन कौन से उद्योगपति जा रहे हैं। फार्मूला उसने यह बताया कि जो उद्योगपति मोदी जी के साथ विदेश जाता है, वो वहां की कंपनी से टाइप करता है, और टाइप करने के बाद उस कंपनी के शेयर लगातार ऊपर चले जाते हैं। उसने कहा देखिए, अडानी ऑस्ट्रेलिया गया, अडानी के शेयर कहां पहुंच गए। उन्होंने कई उद्योगपतियों के नाम लिखे, ये उद्योगपति थे, और बोले मैंने इस तरह से बहुत पैसे कमाए कि मोदी जी के साथ कौन कौन उद्योगपति है, और वो उनके साथ किस देश की यात्रा पे जा रहे हैं। तो फार्मूला अच्छा लगा, लेकिन मुझे कोई लालच आया नहीं, धंधा ये मैं करना नहीं चाहता। जो कर रहा हूँ मूर्खता है, जो भी है ठीक है। आपकी बात की सराहना करता हूँ, ये लालच में नहीं पड़ना चाहिए। ये आज की बात का सार है। एक प्रियराज जी ने फिर एक कमेंट लिखा आपके बारे में कि आई लाइक फिलोसॉफिकल आइडियाज ऑफ स्वामी यशवंत आनंद। स्वामी यशवंत आनंद के इन आइडिया को की तारीफ हो रही है, और आपकी इसी बात की तारीफ विवेकवर्धन श्रीवास्तव करें कि गजब, बोझ को उतार फेंको, सहज रहिए, सही सुझाव, मीडिया में सुकून
के बजाय लोगों ने तनाव पाल लिया है, ये ठीक बात नहीं है। जावेद उस्मानी जी कह रहे हैं कि ये सवाल कर रहे हैं, समाचार माध्यमों में मौजूदा स्थिति अपने आप में बड़ा सवाल है, तो आपके दृष्टि में इसका हल क्या है? वो सवाल पूछ रहे हैं जावेद जी कि मौजूदा स्थिति समाचार माध्यमों की जो हो गई है उसमें क्या हल है? सर इसका हल यही है कि कोई हल मत तलाशिए, आप लोग अपने आप सही हाँ, रास्ता निकल आएगा। जब जब जी, हल तलाशने की कोशिश करते हो तो वहीं सौदेबाजी हो जाती है। हाँ, हाँ, और टेक्नोलॉजी ने ये हल निकाल दिया है, जनता के हाथ में स्मार्टफोन है, डाटा है, इंटरनेट है, और हाँ, हमारे बीच में ऐसे लोग जर्नलिस्ट के रूप में स्टेब्लिश हो रहे हैं जो कि जी, जर्नलिज्म बैकग्राउंड के नहीं हैं, और वही लोग जर्नलिज्म को बचाए हुए हैं। हम लोग का हाँ, काम है, जो हम जैसे लोग हैं, भड़ास वाले हैं या प्रकाश जी आप हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पत्रकारिता से हैं लेकिन वो रियल खबरों की तलाश करते रहते हैं, तो हमें वो सोशल मीडिया से ऐसे लोगों को चुन के जो है उन्हें जगह देनी चाहिए अपने प्लेटफॉर्म्स पे, जो अच्छा लिख रहे हैं और अच्छी चीज़ों का खुलासा करते हैं, जो शोध कर रहे हैं, जो उनकी रिपोर्टें शोध परख होती हैं। तो यही जी। तरीका है बचाने का जो है। पुष्पेंद्र साहू एक हमारे दर्शक है, उनके मन में भी यही बात है जो आपने कहा कि आज ऐसे लोग पत्रकारिता में तेजी से यूट्यूब पर चैनल बनाकर आ गए हैं जिनका पत्रकारिता से दूर दूर का कोई वास्ता नहीं है। ऐसे में पत्रकार और पत्रकारिता की पवित्रता को बचाए रखना कैसे संभव? मैं इनके सवाल को ही दोबारा पढ़ देता हूँ, इसका उत्तर मिल जाएगा। आज ऐसे लोग पत्रकारिता में तेजी से सैटेलाइट चैनलों पे आ गए हैं, बड़े अखबारों पे आ गए हैं, जो अखबार और टीवी चैनल खोलकर धंधा कर रहे हैं, जिनका पत्रकारिता से दूर दूर से कोई रिश्ता नहीं है। तो भैया अभी तो जब सारे बड़े मीडिया हाउस अखबार चैनल बिक चुके हैं, जिनका अब पत्रकारिता करना उनको, जिनका अब मतलब काम ही नहीं रह गया है, तो सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए। बाकी यूट्यूब में पोर्न के भी चैनल हैं, स्पोर्ट्स के भी चैनल हैं, कोचिंग के भी चैनल हैं, और तमाम लोग हैं इसमें। लेकिन वही बड़ा होगा, बचेगा, देखा जाएगा, स्टेब्लिश होगा जिसके अंदर कंटेंट होगा, जिसके कंटेंट में दम होगा। जी, जी। रूबी सरकार आपको सैल्यूट कर रही हैं, पत्रकार हैं, भोपाल की पत्रकार हैं, आप जी रूबी जानते जी ही बहुत परिचित हैं, मेरी आदरणीय हैं, उनको प्रणाम मैं करता हूँ, और उम्मीद है वो स्वस्थ आनंद होंगी। जी। प्रिया राज जी पूछ रहे हैं कि आपकी टीम कितनी बड़ी है? कोई टीम नहीं है साहब, हमारा ऑफिस झोले में चलता है, लैपटॉप झोले में होता है, मैं अकेला ही टीम हूँ। और हमने लिख रखा है, भड़ास पे एक नई चेतावनी दे दी है कि देश में कहीं भी कोई भड़ास की तरफ से नियुक्त नहीं किया गया है, और हाँ, ये टीम स्वयंभू है। मेरा पैशन है, मैं दिन में 2 4 6 8 10 खबरें लिख लेता हूँ, मेल पे दिख जाती हैं, व्हाट्सएप पे आ जाती हैं, फेसबुक सोशल मीडिया पे दिख जाती हैं। टीम की जरूरत क्या है? जब मैं टीम बनाऊंगा फिलहाल तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे तो मुझे पैसे लाने की चिंता करनी पड़ेगी, पैसे लाने की चिंता में मुझे बहुत सारे बड़े बड़े लोगों से मिलना पड़ेगा, बड़े बड़े लोग फिर अपने जाल में फंसाएंगे, अपने स्वार्थ निकालेंगे, तो एक लंबी चेन है। मेरा कहना है कि जो आप जहां रहो वहीं पे पत्रकारिता करो, पैसे कमाने के लिए कोई और धंधा कर लो। आप पैसे जी, जो है कमाने के लिए बहुत सारे ऐसे काम हैं। एक अच्छा समोसे का ठेला लगा के हम प्रतिदिन 1,000 रुपये कमा सकते हैं, और महीने के लाखों कमा सकते हैं, ये साबित हो चुका है। ऐसा ऐसा लोग कर भी रहे हैं, बहुत सारे पत्रकार हैं जो हर्बल फार्मिंग कर रहे हैं, मसालों के धंधे कर रहे हैं, जो खाने वाले मसाले होते हैं किचन के। तो बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन जर्नलिज्म से पैसे उगाना, ब्लैकमेलिंग करना बहुत ही घटिया काम है। जी। रमेश वर्मा जी आपको धन्यवाद दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, सुना और बोलते हुए देखा, बहुत बढ़िया है। एक बात मैंने देखी कि जब से सोशल मीडिया आया और हम पत्रकारिता कर रहे हैं यहाँ, अब जैसे हम फेसबुक पे ये लाइव कर रहे हैं, फेसबुक वाला क्या करेगा कि इसके कंटेंट लोगों तक दिखाएगा नहीं, जो हमारे मित्र हैं वहां तक भी नहीं पहुंचाता। दूसरी गड़बड़ ये करता है वो कि जो कमेंट लिखते हैं लोग, वो कमेंट भी नहीं दिखाता। वो कहता है न्यूएस्ट कमेंट, सामयिक कमेंट, और वो कमेंट भी नहीं दिखाता। यानी इन कंपनियों की हालत भी अब धीरे धीरे उन कंपनियों जैसी हो गई जो अभिव्यक्ति के नाम पर, जिन्हें हम आजादी की अभिव्यक्ति मान रहे थे। ऐसा ये मुझे लगता है, मेरे अपना उसमें सब सर, दोस्तों से। उसमें कमेंट कमेंट में जहाँ पे वो होता है ना न्यूएस्ट और जी, रिलीवेंट, तो वहाँ पे आप सेट कर दिया करिए कि किस तरह का आपको देखना है, तो वो दिखाएगा। वो 3 4 ऑप्शन होता है उसमें जो है। जी, वो हमारे दर्शकों को हमें बताना होगा कि कृपया वहां उस ऑप्शन पे जाइए और कमेंट हाँ, लिखिए। यस यस और यस। दूसरा मैंने ये शुरू किया है अभी कि मैं अपने कुछ मित्रों को टैग करना शुरू किया है कि हमारा ये इवेंट है, तो उन लोगों तक पहुंच जाए। जिन लोगों को आपत्ति हो वो मुझे खबर करें, तो हम उनका नाम टैग नहीं करेंगे। नहीं, प्रियंका उसमें कौशल। एक एक दिक्कत तो है कि यूट्यूब को फेसबुक पे अगर आप डालते हो लिंक जो है,
पब्लिश करते जी हो तो फेसबुक प्रमोट नहीं करता है उसको, उसको बिल्कुल। एकदम से वो दिखाता नहीं है कहीं, मैंने कोशिश करता है कि कोई ना देखे। हाँ हाँ, कमेंट बॉक्स में भी जाके वो कर देता है। मुझे एक मित्र ने बताया कि फेसबुक के 160 पैरामीटर हैं जिसके आधार पर वो हर पोस्ट को, सब कंप्यूटर जनित है, वो करते हैं। प्रियंका कौशल जी हैं, पत्रकार हैं, रायपुर में रहती हैं, आपके बारे में लिख रही हैं। यशवंत जी खुलासा कर देते हैं जो कथित रूप से लोगों का भंडाफोड़ करते हैं, लिहाजा यशवंत जी के कई दोस्त हैं तो दुश्मनों की संख्या भी बढ़ गई है। इन सबको कैसे हैंडल करते हैं आप? जो आपके दोस्त हैं वैसे आपके दुश्मन भी हैं और बहुत ज्यादा हैं, क्या करते हैं उनके साथ आप? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? प्रियंका जी, हम जो है धरती पे बिना किसी प्लानिंग के आए हैं। मैंने हमने कभी प्लान नहीं किया था कि हम धरती पे जाएंगे और आप प्रियंका जी होंगी, मैं यशवंत होऊंगा, और हम लोगों को धरती से अचानक जाना है। तो ये भी पता नहीं कि कौन कैसे मरेगा, किसकी मौत कैसे होगी, कोरोना में मर जाएगा कि दुश्मन के हमले में मर जाएगा। तो मेरा मानना है कि दोस्त हो या दुश्मन, हम तो जो है सड़क पे निकलते हैं, सब्जी मंडी जाते हैं, सब्जी लाते हैं, सड़क पर डालते हैं, मैं डालता रहता हूँ फोटो। बहुत सारे लोग चिंता करते हैं कि आप ऐसे सब करते हो, आपको खतरा नहीं महसूस होता? तो मुझे लगता है कि जीवन का अंत मनुष्य के हाथ में नहीं है। हम केवल इतना कर सकते हैं कि हम, पता है कि ये बिजली का तार है, इसको नहीं छूना है, ये आग है नहीं छूना है, ये समुद्र है नहीं कूदना है। लेकिन आप पे कौन हमला कर देगा, कौन आपको गोली मार देगा, ये कैसे आप तय कर सकते हो? तो मेरा कोई हिडन एजेंडा नहीं है, मैं किसी के खिलाफ जबरन पीछे नहीं पड़ता हूँ। खबरें होती है, खबरें पब्लिश की जाती हैं, तो बाकी वही है। मैं बता चुका हूँ कि जब भड़ास शुरू किया था तो नहीं लगता था कि 5 साल से ज्यादा हम लोग जो है भड़ास चला पाएंगे या मैं जिंदा रहूंगा। लेकिन अभी जो कुछ चल रहा है ये सब बोनस है, प्रभु की इच्छा है। तो आपकी ये भड़ास की इकोनॉमी कैसे चलती है, ये जिज्ञासा बहुत सारे लोगों के मन में। उसके उसके पीछे वही बताया आपकी ना कि हमारी जरूरतें इतनी कम हैं कि जब हमने टीम जी रखी ही नहीं है। ऑफिस था तो कोरोना काल में ऑफिस भी बंद कर दिया, उसके पहले हाँ ऑफिस था तो ऑफिस पे छापा पड़ गया पुलिस का, सारे लैपटॉप वगैरह सब ले गए जब मुझे जेल भेजा गया था। तो हाँ अब घूमते टहलते ही अपडेट करते हैं। और भड़ास का जो महीने का खर्चा है सर्वर वगैरह का, वो 15 से 20 हजार मेंटेनेंस का होता है। प्लस जी हमारी अपनी जरूरतें जो है 50 से 60 हजार रुपये महीने की होती हैं। नोएडा में है, बच्चे पढ़ रहे हैं और परिवार है, तो ये बड़ा आसानी से आ जाता है। मुझे मना करना पड़ता है, लोग पैसे देते हैं तो मना करना पड़ता है कि अब इतना मत दीजिए, ज्यादा है, अब मेरा हो जाता है काम। तो जी कई लोग ऐसे शुभचिंतक हैं जो भड़ास को पिछले 10 साल से देख रहे हैं और वो सहयोग करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए भड़ास ने अभियान चलाया, उनकी मदद की मुश्किल वक्त में, वो लोग भी स्वेच्छा से कभी न कभी सपोर्ट करते हैं। और आखिरी रास्ता होता है कि जब हमें लगता है कि वाकई दिक्कत हो रही है तो हम लोग भड़ास पे अपील निकालते हैं कि भाई हमें पैसों की जरूरत है सर्वर के लिए या भड़ास के लिए या मुझे। तो अच्छा, और मेरे अपने भक्त भी हैं। प्रकाश जी, अभी पिछले साल मुझे एक बंदे ने आईफोन दिया 1 लाख रुपए का। आप कल्पना कर सकते हो कि मैंने ऐसे भी भक्त हैं। जी। एक और बात हमेशा लोगों के मन में रहती है कि भड़ास को जब बहुत सारे कारपोरेट हाउस, आपके हजारों जो है शुभ चिंतक हैं और हजारों अशुभ चिंतक हैं, इस सब के बाद भी आप लगातार प्रिंट मीडिया के पत्रकारों के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, न्यायिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो ये कहां तक लड़ाई पहुंची है उनके वेज बोर्ड की? नहीं, वेज बोर्ड पे फैसला हो गया। बहुत सारे लोगों को उनके हक के लिए, आपके दौर में भी बहुत सारे साथियों को कोर्ट ऑर्डर मिल चुका है। और मुझे लगता है कि फाइनल पेमेंट जब मिलता है तो एकदम तो चुप्पी मार लेते हैं, क्योंकि जब हाँ, पैसा मिल गया तो बताने की क्या जरूरत है, वरना उसमें फिर भड़ास वाला भी हिस्सा मांग सकता है कि भड़ास को चंदा दो। हम्म, तो मुझे लगता है कि वो लड़ाई अपने अंजाम पे पहुंच चुकी है। और कोई अभी भी कोई मीडिया का आदमी जो उस दौर में काम किया हो अखबारों में, वो क्लेम कर सकता है। और 6 महीने के अंदर, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, 6 महीने के अंदर उसके क्लेम पे फैसला हो जाना है। अखबार मालिक वहां भी भांजी मार रहे हैं, कोर्ट के फैसले के बाद भी वो कुछ आनाकानी करते हैं, टालम टूल करते हैं। हाँ, लेकिन तो वो सब इतने फैसले आ गए हैं, इतने लोगों ने, जी मैंने हाई कोर्ट में चले गए तो वहां भी लगा मैंने करके, तो हर उनके हर मूव पे इतने फैसले पहले से आ चुके हैं प्रमाण के तौर पे कि अब कोई नया क्लेम लगाएगा तो उसको कहीं कुछ नहीं जाना है, खाली पुराने फैसलों को पेश करते जाना है। मालिक जो लगेगा साहब हम ये करने जा रहे हैं, तो कहा साहब इसका जवाब तो ये है। हाँ हाँ। अ, यशवंत जी, हमारे इस कार्यक्रम को 1 घंटा होने आया है, मैं इजाजत चाहता हूं और अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये कार्यक्रम आप फेसबुक लाइव में देख रहे हैं, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, लिंक्डइन पे देख रहे हैं।
जल्दी ही कुछ देर में आप इसे यूट्यूब पे देख पाएंगे और पॉडकास्ट भी इसका 1-1.5 घंटे में आ जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यशवंत जी, और साथ ही मैं उन सब साथियों का शुक्रिया भी कहना चाहता हूं जो हमसे जुड़े, विवेक वर्धन श्रीवास्तव जी, कमलेश पारे जी, सतीश जोशी जी, कमलेश पारे जी ने एकाधिक सवाल किए, प्रियराज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रियराज जी का शुक्रिया, आकाश चौहान जी, अनुराग चतुर्वेदी जी, और बहुत सारे साथी जिन, कीर्ति कापसे, कमलेश पारे, जावेद उस्मानी जी, प्रियराज, रूबी सरकार, प्रियंका कौशल, आप सबका बहुत बहुत आभार कि आपने इस कार्यक्रम में हमसे जुड़कर अपनी बातें शेयर की। और एक बार फिर आप सबका धन्यवाद। यशवंत जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत की, मैं आपको आभार जी। मित्रों, ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आप हमारे इस कार्यक्रम को जल्दी ही YouTube पर भी देख पाएंगे और पॉडकास्ट भी सुन पाएंगे। आप इस कार्यक्रम में किन किन लोगों को सुनना चाहते हैं, किन से बातचीत करनी चाहिए, आप उनके नाम हमें उनके नाम का सुझाव दे सकते हैं। साथ ही कौन से कार्यक्रम आपको पसंद आए ये भी बताइए। आपकी ये जानकारी हमें बेहतर कार्यक्रम बनाने में मदद करेगी। और हाँ, आप हमारे YouTube चैनल से जुड़िए, YouTube पर हमारे कार्यक्रमों को पसंद कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले दिनों में हम अपने कार्यक्रम के बारे में आपको इत्तला दे सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।